ये आप पॉज करते करना पड़ेगी ये। रोलर बेरिंग जो है, अगर हम इसको क्लासिफाई करना चाहें, इसके टाइप्स बताना चाहें, तो इसमें जो है रोलर बेरिंग को, इसमें रोलर जो होता है उसके शेप के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, या इसका नॉमेनक्लेचर रोलर बेरिंग में जो शेप होता है उसके शेप के आधार पर किया जाता है। जैसे कि रोलर बेरिंग विथ स्फेरिकल रोलर, जिसमें कि स्फेरिकल शेप में रोलर्स हैं, उसे हम स्फेरिकल रोलर बेरिंग कहते हैं। अब स्फेरिकल रोलर का मतलब कि गोला नहीं है, बट इट इज़ द फ्रस्टम ऑफ द स्फेयर, इसलिए मतलब इसका जो रोलर का शेप है, रोलर का शेप ढोलक आकार में, ढोलक का आकार जो है एक प्रकार से ये फ्रस्टम ऑफ द स्फेयर, गोले का चिन्ह कहलाता है। तो दिस इज अ फ्रस्टम ऑफ द स्फेयर के फॉर्म में होता है इसका रोलर, इसलिए इसको हम स्फेरिकल रोलर में कहते हैं। जिस रोलर बेरिंग में रोलर्स सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है या सिलेंड्रिकल शेप में होता है, उसे हम सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग कहेंगे, और जिसमें टेपर्ड फॉर्म में होता है उसे टेपर्ड रोलर बेरिंग, और कार्टेज्ड टेपर रोलर बेरिंग। कार्टेज्ड टेपर रोलर बेरिंग में बाहरी एक खोल, जिसको हम कप कहते हैं, कप के अंदर कोन और उसमें केज के अंदर रोलर्स, तो उसमें भी जो रोलर्स होता है CTRB में, वो टेपर्ड फॉर्म में होता है, उसका शेप टेपर्ड होता है, इसलिए CTRB को कंप्लीटली कार्टेज टेपर्ड रोलर बेरिंग कहते हैं। तो ये जो बेरिंग का नॉमेनक्लेचर है वो नेम्ड एज ए शेप ऑफ द रोलर्स, अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द रोलर्स हमने इसको क्लासिफाइड किया। बेरिंग जैसे कि स्फेरिकल रोलर बेरिंग, सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग या CTRB कार्टेज रोलर बेरिंग, तो इनके हम अगर यूजेस की बात करें कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, तो स्पेशली जो स्फेरिकल रोलर बेरिंग है, ये इसका यूज़ ICF डिज़ाइन कोचेज़ में है। जितने ICF डिज़ाइन कोचेज़ हैं उसमें स्फेरिकल रोलर बेरिंग का यूज़ है। सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग का यूज़ बीमल डिज़ाइन कोचेज़ में होता था, जो कि अब ऑब्सोलेट हो चुका है, या बीमल डिज़ाइन कोचेज़ है ही नहीं। और CTRB, जिसे हम कार्टेज टेपर रोलर बेरिंग कहते हैं, इसका यूज़ फ्रेट स्टॉक में हो रहा है, और LHB डिज़ाइन कोचेज में हो रहा है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं कि लोकोमोटिव में कौन सी बेरिंग यूज़ होती है, तो लोकोमोटिव में भी CTRB का यूज किया जा रहा है, और पहले इसके कि सिलेंड्रिकल बेरिंग भी यूज़ हो रही थी, और अभी भी जो कुछ लोकोमोटिव्स ओल्ड डिज़ाइन के हैं उसमें सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग भी है, प्लस स्फेरिकल रोलर बेरिंग भी फिटेड है। बट जितने न्यूली बिल्टअप लोकोमोटिव्स हैं सभी में अब इस कार्टेज टेपर रोलर बेरिंग फिट की जा रही है। रोलर बेरिंग का मेक की बात करें तो जो रोलर बेरिंग का मेक है, मतलब इनके मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, तो इनके मेक स्फेरिकल के बारे में बात करें तो ये NBC, फैग, नॉर्मा है, कोयो है, SKF है। बट अभी जो लेटेस्ट मेक की बेरिंग यूज की जा रही है वो रिसेंटली NBC और फैग हैं। नॉर्मा और कोयो बहुत पुराने मेक थे, बाहर की एजेंसीज थी जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट NBC और फैग रेगुलरली यूज हो रही है स्फेरिकल रोलर बेरिंग के केस में। और जो CTRB है, CTRB का मेक जो है वो NBC भी है और SKF है। टिमकन, 3 मेक, तो NBC या टिमकन या फिर SKF, तीनों मेक CTRB के केस में यूज की जा रही हैं। ये तीनों मेक रेगुलरली LHB कोच में भी, फ्रेट स्टॉक में भी, या लोकोमोटिव्स में भी जो बेरिंग लग रही है वो तीनों मेक की बेरिंग यूज की जा रही है। इस लेसन में वी विल डिस्कस अबाउट द स्फेरिकल रोलर बेरिंग। स्फेरिकल रोलर बेरिंग का अगर हम बात करें, इसमें जो कंपोनेंट्स या पार्ट्स हैं
नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके जो पार्ट्स हैं वो आउटर रेस, इनर रेस, केज और रोलर्स होते हैं। और इसमें स्पेसिफिक जो इनर रेस होता है उसमें इनर रेस में बोर जो है स्पेसिफाइड होता है, जो 130 मिलीमीटर है, जिसे हम ICF कोचेज़ में यूज करते हैं। तो उस बेरिंग का जो बोर होता है, इनर रिंग का बोर कह लें, तो वो 130 mm। नॉमिनल जो बोर डायमीटर है दैट इज़ 130 mm। और इस प्रकार की जो स्फेरिकल बेरिंग है वो ICF कोच का जो यूज़ एक्सेल है, एक्सेल के जनरल पर डायरेक्टली स्ट्रिंग फिट होती है। और इसका मटेरियल की बात कर लें कि जो इसमें कंपोनेंट्स हैं उनके मटेरियल्स क्या हैं, तो वो स्फेरिकल रोलर बेरिंग में जो मटेरियल है, आउटर रेस, इनर रेस, रोलर, ये तीनों तो एलॉय स्टील होता है। और जो इसमें केज है, केज जो ब्रास का है, केज इज़ द ब्रास। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि मतलब ये रोलर बेरिंग जो है कट मॉडल के फॉर्म में भी है और इसका एक असेंबली भी दिखाया हूँ। इसमें आप देखें कि रोलर बेरिंग जो है 4 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये देखें कि आउटर रिंग, दिस इज़ इनर रिंग, ये केज है और केज में पॉकेट बने हुए हैं और इसी पॉकेट में रोलर्स फिट हैं। तो आउटर रिंग, इनर रिंग, केज और रोलर। केज जो है 2 पार्ट में बटा हुआ, 2 लाइन है, देखिए आप, डबल रो कहलाता है। एक रो में 14 रोलर्स होते हैं, 14 रोलर्स फिट होते हैं। तो टोटल 28 रोलर्स रोलर बेरिंग में, जो स्फेरिकल रोलर बेरिंग ICF में यूज हो रही है, इसमें टोटल 28 रोलर्स होते हैं, 28 रोलर होते हैं। और ये 2 रो में बराबर इक्वली बटे होते हैं केज के पॉकेट में। यहाँ देखिए कि बोर जो इनर रेस का, ये जो इसकी इनर रिंग की बात करें, दिस इज अ बोर, जिसको हमने कहा कि 130 mm होता है नॉमिनल इसका बोर डायमीटर। इसके ऊपर जैसे श्रंक फिट की बात हमने कही, तो श्रंक फिट का मतलब यह है कि ये जो बोर डायमीटर है नॉमिनल 130 है और एक्सल जर्नल का भी जो डायमीटर है जहाँ पर ये बेरिंग फिट होती है उसका डायमीटर वो भी नॉमिनल डायमीटर 130 है। तो 130 डायमीटर के ऊपर 130 का बोर, या कह लें कि होल एंड सॉफ्ट का जो फिटिंग होती है, होल सॉफ्ट का फिट, जिसमें कि इंटरफेरेंस फिट हो जाएगी अगर दोनों इक्वल साइज के हैं। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस फिट की जाती है ताकि बेरिंग टाइटली ग्रिप करे और वो कभी भी लूज ना हो। इसलिए हम जनरल को, एक्सल जनरल को हायर साइज में रखते हैं, पॉजिटिव टॉलरेंस में रखते हैं। पॉजिटिव टॉलरेंस कितना रखते हैं? ये 130 के ऊपर 0.043 मिलीमीटर से लेकर 0.068 मिलीमीटर तक। मीन्स जो एक्सल का जर्नल है उसका डायमीटर 130.043 मिलीमीटर टू 130.068 मिलीमीटर तक स्पेसिफाइड है। और यहाँ पर ये बेरिंग बोर, जो रिंग बोर कहते हैं, इन रिंग का बोर जो है, ये बोर की बात करें तो इसका भी नॉमिनल डायमीटर 130 है, बट इस पर निगेटिव टॉलरेंस होता है। निगेटिव टॉलरेंस इसमें -0.025 का रखते हैं। मतलब ये हो गया कि जो नॉमिनल डायमीटर है वो 0.025 मिलीमीटर कम रखा जाता है जो इसका बोर डायमीटर। तो मिनिमम जो डायमीटर हुआ वो 129.975 मिलीमीटर और मैक्सिमम 130.00 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से जो बेरिंग का बोर डायमीटर हुआ वो 129.975 मिलीमीटर से 130.00 मिलीमीटर तक, और जो एक्सल का जनरल डायमीटर हुआ वो 130.043 मिलीमीटर से लेकर
130.068 मिलीमीटर तक। और इस प्रकार की बेरिंग को फिर हम जनरल पर फिट करते हैं तो ये इंटरफेरेंस फिट होती है। और ये फिट होने के बाद चूँकि स्ट्रंग फिट इसीलिए कहलाती है, आगे हम जब मेंटेनेंस प्रोसीजर में लेंगे तो इसी डिटेल में बात करेंगे कि इसे फिटिंग प्रोसीजर्स क्या है और ये बेरिंग कैसे जनरल के ऊपर माउंट होती है। नेक्स्ट में मेंटेनेंस की बात करें अब, कि वर्कशॉप में जब भी व्हील सेट रिसीव होता है तो उसका आई वॉच करना है या पी वॉच करना है, दोनों प्रोसीजर्स में बेरिंग को कैसे हम अटेंड करते हैं इस स्लाइड में वी विल डिस्कस। और कंटिन्यूसली इसके आगे भी बेरिंग का एग्जामिनेशन, बेरिंग में क्या डिफेक्ट्स होते हैं, बेरिंग को फाइनली सर्विस में कैसे लाना है, ये सभी पॉइंट्स कंटिन्यूसली वी विल डिस्कस फ्रॉम दिस स्लाइड्स। मेंटेनेंस ऑफ रोलर बेरिंग, जब वर्कशॉप में व्हील सेट रिसीव होता है तो सबसे पहले हम फ्रंट कवर को रिमूव करना होता है, बिकॉज ऑफ दैट कि जो बेरिंग असेंबली है वो एक्सल बॉक्स हाउसिंग के अंदर है और एक्सल बॉक्स हाउसिंग के बैक रेयर कवर होता है और फ्रंट में फ्रंट कवर जो सामने लगा हुआ दिस इज कॉल्ड फ्रंट कवर और उसके जो एक्सल बॉक्स हाउसिंग के पीछे वो रेयर कवर। और एक्सल बॉक्स हाउसिंग के दोनों के बीच में एक्सल बॉक्स हाउसिंग के अंदर कंप्लीट बेरिंग असेंबली है, बेरिंग है। तो सबसे पहले हमें जो फ्रंट कवर है, और फ्रंट कवर इज द एल्युमिनियम का भी होता है उसका मटेरियल, या फिर बीच में भी एफआरपी के भी फ्रंट कवर्स बन रहे थे, फाइबर फ्रंट कवर्स बनाए जा रहे थे। तो किसी भी मटेरियल का हो सकता है, एल्युमिनियम या फिर फाइबर का, इन दोनों में से किसी का मटेरियल होगा फ्रंट कवर का। तो फ्रंट कवर को जो सिक्योर किया जाता है वो 4 नट की मदद से, पहले 4 नट लगे होते हैं, उसके पहले फिर स्प्लिट पिन और देन सीलिंग वायर। तो सबसे पहले फिर सीलिंग वायर दिखता है, सीलिंग वायर को हम पहले हटाते हैं, देन स्प्लिट पिन को रिमूव करते हैं और नट को लूज करके जो 4 नट एक्सल बॉक्स बोल्ट के ऊपर फिट होते हैं तो चारों नट को लूज करते हैं, निकाल देते हैं और फिर फ्रंट कवर फ्री हो जाता है, उसको बाहर ले लेते हैं। फ्रंट कवर के बाद जैसे फ्रंट कवर बाहर आता है तो हमें बेरिंग में एक लॉकिंग अरेंजमेंट होता है, वो एक्सल में 3 होल होते हैं, उसमें फिटमेंट की जाती है, तो उसे हम लॉकिंग अरेंजमेंट को ओपन करते हैं। लॉकिंग अरेंजमेंट का मतलब हुआ कि इसमें 3 लॉकिंग स्क्रू हैं जिसको लॉकिंग स्टड भी कहते हैं, उसे लूज करते हैं, ओपन करते हैं, तीनों लॉकिंग स्क्रू को निकालते हैं पहले, और फिर हाइड्रोलिक पुलर की मदद से, ये हाइड्रोलिक पुलर आप देख रहे हैं सामने है, हाइड्रोलिक पुलर की मदद से हम एक्सल बॉक्स हाउसिंग को बाहर निकालते हैं। इसमें एक फिक्सर है, फिक्सर की यहाँ माउंट करते हैं जो एक्सल बॉक्स बोल्ट के साथ लग जाता है, और साथ में होल, ये फिक्सर में भी होल है, और ये जो पुलर है, पुलर में एक स्पिंडल होता है, वो आगे जनरल के ऊपर जो जनरल का फेस उसमें फिट हो जाता है, और हम प्रेशर इसमें क्रिएट करते हैं, उस प्रेशर की मदद से एक्सल बॉक्स हाउसिंग को पुल करते हैं बाहर की तरफ। तो एक्सल बॉक्स हाउसिंग बाहर पुल होकर नीचे ड्रॉप हो जाता है, और एक्सल बॉक्स हाउसिंग के निकलने के बाद बेरिंग जो असेंबली है वो हमें ओपनली दिखने लगती है, और पीछे ये रेयर कवर पोर्शन होता है, ये रेयर कवर बेरिंग के बैक होता है, इसलिए इसको हम जब तक इसे नहीं हटा सकते जब तक कि हम बेरिंग को डिसमाउंट या बेरिंग को भी बाहर ना निकाल लें। एक्सल बॉक्स असेंबली को निकालने के बाद, एक्सल बॉक्स हाउसिंग को निकालने के बाद फिर हम बेरिंग को डिसमाउंट करते हैं। बेरिंग को डिसमाउंटिंग करने का प्रोसीजर ये है कि जैसे हमने यहाँ पर एक्सल बॉक्स को डिसमाउंट करने के लिए या उसे ड्रॉप करने के लिए हाइड्रोलिक पुलर का प्रयोग किया, उसी तरह से बेरिंग को डिसमाउंट करने के लिए हम हाइड्रोलिक बेरिंग एक्सट्रैक्टर होता है, उसमें भी कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, फिक्सर टाइप उसका ड्रम होता है एक स्पेसिफिक, उसी मशीन के साथ एक नट होता है जिसके मदद से
हम बीरिंग को फिर डिसमाउंट करते हैं। तरीका यह होता है कि चूँकि बीरिंग का इनर रेस वो जर्नल के ऊपर फिट होता है, तो जो हाइड्रोलिक एक्सट्रैक्टर है उसकी मदद से एक ऑयल मतलब तेल की ऑयल फिल्म हम जर्नल और इनर रिंग सरफेस के बीच में एक ऑयल फिल्म बनाते हैं और फिर प्रेशर लगभग 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का क्रिएट करते हैं। कुछ बीरिंग जाम होती है तो उसमें 8 से 10 भी kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर लग जाता है, तो उसकी मदद से प्रेशर क्रिएट करते हैं और बीरिंग को हम पुल करते हैं। बीरिंग को पुल करने के बाद वो एक एडाप्टर होता है, बीरिंग जनरल से शिफ्ट करती है, एडाप्टर तक आ जाती है और फिर एक्सट्रैक्टर मशीन को हम हटाते हैं और एडाप्टर पर बीरिंग चूँकि रेस्ट करती है वहाँ से हम स्लाइटली स्लिप करते हुए बीरिंग को बाहर निकाल लेते हैं। बीरिंग बाहर आने के बाद फिर हम रेयर कवर को पुल कर लेते हैं और रेयर कवर इजली, उसमें किसी भी हाइड्रोलिक एक्सट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं होती, इजली थोड़ा सा पीछे से पुश करने पर रेयर कवर बाहर आ जाता है। तो नाउ हमारे पास अब एक्सल बॉक्स असेंबली बाहर आ गई और बेरिंग की असेंबली बाहर आ गई और रेयर कवर की असेंबली। अब ये कंप्लीट व्हील सेट फ्री हो गया फॉर द रेडी टू फॉर टर्निंग, क्योंकि इसको हम फिर टर्निंग के लिए, जिसको हम कहते हैं कि WWP व्हील वाउंड प्रोफाइल बनाने के लिए, उसको हम व्हील शॉप को भेज देंगे, उसकी प्रॉपर टर्निंग जो रिक्वायर्ड है व्हील की वो होगी। बाकी अब हम बेरिंग के मेंटेनेंस के ऊपर आते हैं कि बेरिंग डिसमाउंट हो गई तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप बेरिंग में हमारा है क्लीनिंग का। बेरिंग को प्रॉपरली क्लीन करते हैं, रेयर कवर को भी क्लीन करेंगे। रेयर कवर या फ्रंट कवर ये सभी एक प्रकार से बेरिंग का पार्ट है, बट बेरिंग असेंबली में सिर्फ 4 पार्ट्स हैं और ये फ्रंट कवर अलग है, रेयर कवर अलग है। बट जब असेंबली करते हैं तो रेयर कवर, बेरिंग, फ्रंट कवर, एक्सल बॉक्स हाउसिंग, लॉकिंग अरेंजमेंट, ये कम्प्लीटली एक असेंबली ही कहलाती है। ये सब बेरिंग का ही पार्ट कहलाएगा, बट बेरिंग इज द सिंगल असेंबली जिसमें कि 4 ही पार्ट होते हैं। तो बेरिंग को अलग क्लीन कर लिया, बाकी अदर कंपोनेंट्स को अलग अलग क्लीन कर लिया। बेरिंग की क्लीनिंग के बाद हम उसका एग्जामिन करते हैं। एग्जामिनेशन 2 प्रकार से होगा। एक तो विजुअल एग्जामिनेशन, जो कि नेकेड आई से या मैग्नीफाइंग ग्लास से उसमें जो डिफेक्ट्स डेवलप हैं, जो क्रैक्स डेवलप है, जो उसमें डायमेंशनल की कुछ बात है, तो हम एग्जामिनेशन के दौरान विजुअली चेक कर लेंगे कि कोई क्रैक्स वगैरह नहीं है या उसमें कोई करोजन स्पॉट्स नहीं है, उसमें डेंट मार्क नहीं है, इंडेंटेशन नहीं है, फ्लेकिंग किसी तरह की नहीं है, कोई रेड स्पॉट्स या पिटिंग्स, इस तरह से किसी भी बेरिंग के कंपोनेंट्स पर, मतलब चाहे रोलर पर, इनर रेस पर, आउटर रेस पर या केस पर, कहीं पर भी इस प्रकार का कोई भी डिफेक्ट्स मिलता है विजुअली देखने में, तो हम बेरिंग को कंप्लीटली रिजेक्ट करेंगे। विजुअल चेक के दौरान डिफेक्ट्स को तो देख लिया, लेकिन कुछ माइनर क्रैक्स या हेयर क्रैक्स होता है जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। उसके लिए फिर हमें जाइग्लो टेस्टिंग करना पड़ता है। जाइग्लो टेस्टिंग ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है बेरिंग का, जिसमें हम बेरिंग के किसी भी पार्ट पर हेयर क्रैक्स कहीं पर भी हो उसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेरिंग पर चाहे पिटेट या डेंट मार्क हो या कहीं पर भी रस्ट करोजन होगा, मतलब इन सब का तो विजुअल एग्जामिनेशन कर लिया, बट जो हेयर क्रैक्स रह गया उसमें माइनर क्रैक्स जो कि हम विजुअली चेक नहीं कर पाया, उसको जाइग्लो टेस्ट के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं या चेक करते हैं। प्रोसीजर ये है कि जो कंप्लीट बेरिंग असेंबली धुली हुई है, साफ़ की हुई है, उसे हम, यहाँ एक टब है जाइग्लो टेस्टिंग के प्रोसीजर में, फ्लोरेसेंट डाई पेनेट्रेंट होता है और इस टब में बेरिंग को डिप कर देते हैं। डिपिंग लगभग 1 घंटे के लिए इस लिक्विड में रखते हैं और जब बेरिंग बाहर निकालते हैं यहाँ से, तो उसको हम फ्लोरेसेंट बेरिंग जो कि डिप थी पेनेट्रेटिंग लिक्विड में, उस बेरिंग को यहाँ से बाहर लेने के बाद एक ड्रेन स्टैंड पर रख देते हैं, ताकि वहाँ
ड्रेन स्टैंड पर रखने से जो बेरिंग के अंदर ये पेनिट्रेट लिक्विड है, जो ये डाई पड़ा हुआ है, वो कंप्लीटली उससे ड्रेन हो जाए, बाहर बेरिंग से निकल जाए। फिर भी कुछ परसेंटेज थोड़ा बहुत उस कंपोनेंट्स में, केज के अंदर, रोलर्स में, कहीं भर भी ये अगर पेनिट्रेंस रह जाता है तो हम इसे थर्ड स्टेप में ड्रेन करने के बाद कंप्लीटली बेरिंग को वॉशिंग टब में ले जाते हैं और वहाँ पर वाटर से, पानी से हम इसकी धुलाई करते हैं ताकि जो उसमें पेनिट्रेट, जो फ्लोरेसेंट पेनिट्रेट लिक्विड रह गया है कहीं भी अंदर, ताकि वो कंप्लीटली रिमूव हो जाए। उसके रिमूविंग के बाद पेनिट्रेट लिक्विड रिमूव हो जाता है तो वॉशिंग टब से हम इसको नेक्स्ट बेरिंग को ड्राइंग चैम्बर में ले जाते हैं। ड्राइंग चैम्बर का पर्पज़ ये है कि यहाँ पर बेरिंग में जो वाटर कंटेंट मैंने वॉश किया उसको पानी से, तो जो वाटर कंटेंट उसमें है वो कंप्लीटली ड्रेन हो जाए, बेरिंग कंप्लीटली ड्राई हो जाए। ड्राइंग चैम्बर के बाद बेरिंग को हम एक डेवलपर चैम्बर में ले जाते हैं जहाँ पर कि एक डेवलपर पाउडर होता है। पर्पज़ ये है कि बेरिंग में कहीं भी अगर माइनर हेयर क्रैक है, जैसे विजुअली नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो इस चैम्बर में जो डेवलपर पाउडर है उसमें बेरिंग को रखते हैं। तो जो पाउडर होता है वो जहाँ भी क्रैक होता है उसके क्रैक के अंदर वो पाउडर फिल कर जाता है। ये डेवलपर पाउडर की एक प्रॉपर्टीज़ है कि वो जहाँ भी क्रैक होगा बेरिंग के किसी भी सरफेस पर, चाहे वो आउटर रेस में, इनर रेस में, किसी रोलर में मिले या केज में कहीं भी होगा क्रैक, तो ये डेवलपर पाउडर उस क्रैक में फिल कर जाता है। इसके बाद बेरिंग को डेवलपिंग चैम्बर से हम बाहर निकालते हैं और इसे हम अल्ट्रावायलेट लैम्प यूवी लैम्प होता है, उसकी प्रेजेंस में, उसकी लाइट से इस बेरिंग को हम चेक करते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट में बेरिंग को जब चेक किया जाता है तो ये लाइट का इम्पैक्ट आता है बेरिंग के ऊपर। जहाँ भी बेरिंग में क्रैक था वहाँ पर ब्राइटनेस बहुत आती है, बिकॉज ऑफ दैट कि वहाँ पर कोई डेवलपर पाउडर नहीं होता और उस क्रैक के अंदर वो डेवलपर पाउडर अंदर भर जाता है। तो जहाँ भी ब्राइटनेस होता है ये पता चल जाता है कि इस पॉइंट पर क्रैक्स है। फिर ये क्रैक जब ऑब्जर्व हो जाता है किसी भी पार्ट में तो बेरिंग को हम उसे बाहर लेते हैं यहाँ से और उसे रिजेक्ट कर देते हैं ड्यू टू द क्रैक डिफेक्ट्स। और इस प्रकार से बेरिंग जब रिजेक्ट हो गई तो डिफेक्टिव बेरिंग हमने बाहर किया, अलग कर दिया। और इस प्रोसेस में जो बेरिंग पास हो जाती है, मतलब फाइनली जो पास हो गया, उसे हम केरोसिन में डिप करके स्टोर कर देते हैं। इसका पर्पज़ ये होता है कि बेरिंग में किसी भी प्रकार से करोजन का इफेक्ट ना आए, क्योंकि केरोसिन इज़ द रेजिस्ट टू द करोजन। तो हमने केरोसिन टब में डाल दिया, स्टोर कर दिया और बेरिंग को कोरोजन से बचाया। बेरिंग को जब सर्विस में लाना होता है तो हम बेरिंग को बाहर लेते हैं और उसका डायमेंशनली चेक कर लेते हैं। डायमेंशनल चेक के अंतर्गत दो पैरामीटर्स चेक किया जाता है। नंबर 1 इज़ द बेरिंग का बोर, जो कि स्पेसिफाइड है 129.975 मिलीमीटर से 130.00 मिलीमीटर तक। और दूसरा बेरिंग में रेडियल क्लियरेंस। बेरिंग में रेडियल क्लियरेंस फिलर गेज की मदद से चेक करते हैं और ये भी पैरामीटर स्पेसिफाइड है कि बेरिंग रोलर और आउटर रेस के बीच में या उसके इनर रेस के बीच में जो प्ले होता है, लैटरल प्ले उसको कहते हैं, उसे हम फिलर गेज की मदद से चेक करते हैं और ये पैरामीटर स्पेसिफाइड है। न्यू बेरिंग जब फिट की जाती है तो उसमें 0.145 मिलीमीटर से 0.190 मिलीमीटर तक होना चाहिए। और सर्विस में जो बेरिंग आती है उसके लिए 0.290 से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। मतलब जो लेटरल प्ले या रेडियल क्लियरेंसेस है, मैक्सिमम इसकी लिमिट परमिसिबल है 0.290 मिलीमीटर तक एनबीसी में या फैग मेक के लिए। तो बीजली एग्जामिनेशन हो गया,
जैगलो हो गया, हमने डायमेंशनल चेक कर लिया। नेक्स्ट फिर प्रोसेस करते हैं, बेरिंग को फिटिंग के लिए ले जाते हैं। उससे पहले कि अभी डिस्कस किया कि बेरिंग में क्या क्या डिफेक्ट्स हैं जिसके ग्राउंड पर या जिसके बेस पर हम बेरिंग को रिजेक्ट करते हैं, उस पर चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं कि बेरिंग में क्या डिफेक्ट्स होना चाहिए। बीच बीच में बात करते रहे, लेकिन और भी कुछ डिफेक्ट्स स्पेसिफाइड किया हमने यहाँ। पिटेड या फ्लैट सरफेस के ऊपर या रेसवे में जो बेरिंग जहाँ पर हमारा रोलर मूव करता है, मतलब आउटर रेस के पाथ पर या इनर रेस के पाथ पर, उसे रेसवे कहते हैं। उस पाथ में, उस रेसवे में कहीं पर भी फ्लेकिंग हो, मेटल चिपिंग हो या अनइवन सरफेस मिले तो ऐसे बेरिंग को पिटेड या फ्लैट बेरिंग कहते हैं और ऐसी बेरिंग रिजेक्ट कर देते हैं। बेरिंग का सरफेस चाहे आउटर सरफेस हो आउटर रिंग का, या फिर इनर सरफेस आउटर रिंग का हो, या इनर रिंग में आउटर या जहाँ रेसवे पाथ है, या फिर इनर रिंग का अंदर का पाथ, रोलर में जहाँ भी कहीं भी अगर कोई भी कंपोनेंट्स उसमें रफ सरफेसेस है जिस पर कि किसी तरह का डिपोजिशन है, तो उस डिपोजिशन की वजह से रफ खुरदरापन आ गया है, तो ऐसे भी बेरिंग को हम रिजेक्ट कर देते हैं। किसी भी पार्ट पर ड्यू टू द सॉलिड फॉरेन पार्टिकल या किसी फॉरेन पार्टिकल की वजह से ट्रैपिंग हो गई है, उसके इम्पैक्ट की वजह से उसमें होल हो रहा है या पिटिंग्स हो रही हैं, मार्क्स कोई आ रहा है, स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, तो ऐसे भी हम बेरिंग को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देंगे। फ्रेटिंग मतलब रेड कलर्ड पार्टिकल्स, अगर रेड कलर पार्टिकल्स किसी भी पार्ट्स पर दिख रहे हैं या कहीं पर रेड होल्स दिख रहे हैं, तो ऐसी भी बेरिंग को फ्रेटिंग कॉज के अंतर्गत या फ्रेटिंग डिफेक्ट्स के अंतर्गत रिजेक्ट कर देते हैं। सीजर बेरिंग हॉट होने पर हीटिंग इफेक्ट की वजह से, अगर हीटिंग हो जाती है अबव 100-120 डिग्री सेल्सियस 140 तक, तो जो हीटिंग इफेक्ट होता है इसकी वजह से बेरिंग की ब्राइटनेस, मतलब जो चूँकि बिकॉज ऑफ दीज आर एलॉय स्टील, इसमें एलिमेंट्स में क्रोमियम, मैग्नीज, ये एलिमेंट्स होते हैं, तो ये जो ब्राइटनेस है अगर वो डल हो जाती है और डिसकलर्ड हो जाता है, तो ऐसी बेरिंग को हीटिंग इफेक्ट की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं। क्रैक्स के बारे में बात किया कि कहीं भी किसी भी पार्ट्स पर किसी भी तरह का कोई क्रैक्स दिखता है, माइनर हेयर क्रैक्स या ऐसे विजुअली क्रैक्स कोई दिखे या ब्रोकन पीसेस कहीं से दिखती हैं कुछ भी, तो हम बेरिंग को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं। बेरिंग जो एग्जामिनेशन के दौरान रिजेक्ट हो गई, उसको सेपरेट डिस्कार्ड करके या एक बिन बना देते हैं, उस पर बेरिंग को रेड मार्क कर देते हैं और स्क्रैप बिन में अलग रख देते हैं। और जो सर्विस में जो इन ऑल रिस्पेक्ट हर पैरामीटर से ओके हो जाती है, उसको हम नेक्स्ट प्रोसेस फिटिंग के लिए ऑफर करते हैं, या व्हील पर उसको माउंट करने के लिए, एक्सल पर माउंट करने के लिए रेडी कर देते हैं कि अब ये बेरिंग सर्विस में एक्सल के ऊपर माउंट करेंगे। नेक्स्ट जो स्लाइड है, अब हम बात करते हैं कि माउंटिंग के बारे में, जो हमारे वर्कशॉप में प्रैक्टिस कैसे माउंट होती है, माउंटिंग का क्या प्रोसीजर है। तो माउंटिंग प्रोसीजर ये होता है कि जो व्हील सेट जिस पर कि हमको बेरिंग को माउंट करना है, सबसे पहले उस व्हील की प्रॉपर प्रोफाइलिंग हो जाती है, जो रिक्वायर्ड व्हील डायमीटर है वो मिल जाना चाहिए, जो स्पेसिफाइड है कि न्यू व्हील डायमीटर 915 mm, कंडेमनिंग लिमिट 825 मिलीमीटर, और जो साफ इशू साइज है वो 837 मिलीमीटर होना है। तो एज पर स्पेसिफाइड व्हील डायमीटर के अकॉर्डिंग व्हील की टर्निंग हो गई, जो उसमें प्रोफाइल, फ्लेंज की थिकनेस, फ्लेंज की हाइट जो मैच करनी चाहिए वो कंप्लीटली पैरामीटर्स मैच कर गया। फिर ऐसे व्हील का एक्सल जनरल को मेजर कर लेते हैं। एक्सल जनरल वह पार्ट है जिस पर कि बेरिंग माउंट होती है। जर्नल का जो साइज है वो 130.043 मिलीमीटर से लेकर 130.068 मिलीमीटर तक होना चाहिए। दैट इज एक्सल जनरल डायमीटर, जिसके ऊपर बेरिंग को सीट होना है। मेजर करके वो व्हील
सेक्शन में आया, शॉप में आया। तो प्रिपरेशन माउंटिंग के लिए सबसे पहले व्हील रिसीव हो गया, फिर कंपोनेंट्स हमने कलेक्ट किया। रेयर कवर जिसमें कि 4 होल है, और 4 होल में आप देखें कि ये एक्सल बॉक्स बोल्ट फिट करते हैं। एक्सल बॉक्स बोल्ट फिट होता है जिसकी साइज 200 लंबाई होती है और M20 मतलब इसका है 20 mm। तो ये इसमें एक ग्रूव होता है, और बाहर इस पेरीफेरी पर भी एक ग्रूव होता है, पेरीफेरी पर यहाँ ग्रूव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे जो क्लीन एंड वास्ट रेयर कवर है उसका हमने, इसमें कलर हाइट होती है वो चेक कर लेते हैं। इसके बाद इसके ग्रूव में जो वी ग्रूव होता है उसमें ओरिंग फिट कर देते हैं। पर्पस ओरिंग का ये होता है कि किसी भी प्रकार का फॉरेन पार्टिकल्स या बाहर से जो मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट इसमें इंग्रेस ना हो पाए। तो ओरिंग का पर्पस इसके ग्रूव में फिट करने का यही है कि इसमें वाटर कंटेंट कभी भी अंदर ना जा पाए, ग्रीस में ना मिक्सअप हो पाए। दूसरा, इसमें अंदर ही देखिए जहाँ बोर है इसमें एक ग्रूव बना हुआ है, इस ग्रूव में हम फेल्ट सील को फिट करते हैं। फेल्ट सील इम्पॉर्टेंट आइटम है, इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है, इम्पॉर्टेंट बीरिंग का एक प्रकार से बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइटम है कि जो कि ग्रीस ऊजिंग को रोकता है। ग्रीस ऊजिंग इसी की वजह से होती है कि अगर ये फेल्ट सील पेरिस्ड हो गई या अंडर साइज हो गई या इम्प्रॉपर फिटिंग हो गई तो ग्रीस ऊजिंग होना ही होना है। इसलिए हम ग्रीस सील को फेल्ट सील को प्रॉपरली, इसका एक तरीका है कि इसको हम सोक करते हैं। सोकिंग का तरीका यह है कि मिनरल ऑयल में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जिसका 40 से 50 डिग्री होता है, और लगभग इसे 30 मिनट उस ऑयल के अंतर्गत, ऑयल के अंदर में डाल देते हैं और टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और इसे सोक करते हैं कंप्लीटली। सोकिंग के बाद इसे हम बाहर लेते हैं और निचोड़ते हैं, जितना ऑयल इसमें है उसको स्मीयर कर देते हैं, निचोड़ देते हैं। इसके बाद इस पूरी फेल्ट सील में ग्रीस, हाथ से पूरी ग्रीस लगा देते हैं, और वह ग्रीस जो कि हम बीरिंग में भरते हैं, जो कि लिथियम बेस्ड ग्रीस कहलाती है, ब्रांडेड सर्वोगम की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो सप्लाई होती है एज ए आरडीओ अप्रूव्ड सोर्स से जो आती है। तो वह ग्रीस लिथियम बेस्ड होती है, और इसके हम जो बेरिंग में फिल करेंगे वही ग्रीस इस फेल्ट सील में लगा देते हैं, और इसके बाद इसे इस ग्रूव में, जो रेयर कवर का एक ग्रूव है, इसमें फिट कर देते हैं। अब नाउ फेल्ट सील के साथ ये रेयर कवर, जिसमें कि 4 एक्सल बॉक्स बोल्ट भी लगा दिया है, ये कंप्लीटली रेडी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फिटिंग करेंगे एक्सल जनरल के ऊपर डीएम कॉलर, डायरेक्ट माउंटेड कॉलर। डायरेक्ट माउंटेड कॉलर की फिटिंग जो होती है, ये देखिए कि मतलब ये एक्सल का ये जनरल फ्रंट जो साफ दिख रहा ब्राइट, और ये कॉलर माउंटेड है। डीएम कॉलर की माउंटिंग ये भी इंटरफ्रेंस फिट माउंटिंग है, या यूँ कह लें कि श्रृंक फिटिंग होती है। कॉलर को हम गरम करते हैं, और गरम करने पर ये कॉलर एक्सपांड करता है, और इसको 100 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस हीटिंग करने पर ये एक्सपांड होता है, इसका एक्सपांशन हो जाता है इंटरनली ड्यू टू द मेटलिक प्रॉपर्टीज़, कि मेटल को जब भी हीट करेंगे तो वो एक्सपांड करेगा। सॉरी, और हीटिंग के बाद एक्सपांड हो गया, और एक्सपांशन के बाद इसे हम इस पोर्शन पर, जस्ट लाइक सोल्जर पर जहाँ ये इसका एक रेट बना होता है साइज, उसी पर जाकर इसको फिट कर देते हैं, और ये कूल होने के बाद इस पोर्शन को ग्रिप कर लेता है, और इसे हम इजीली पुश करके भी बाहर नहीं ले सकते। इसको निकालने के लिए फिर प्रोसीजर ये है कि हम इसको हीट करते हैं, और हीट करके फिर यहाँ से रिमूव करते हैं, और एक बार जो कॉलर डिसमाउंट हो गया तो उसे हम फिर दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। एज पर आरडीओ स्पेसिफिकेशन या मेंटेनेंस मैनुअल के अकॉर्डिंग इस हम
कलर को रीयूज़ नहीं कर सकते, रीयूज़ नहीं किया जा सकता। सिमिलरली कुछ आइटम्स और हैं जिनको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, जैसे फील्ड सील। फील्ड सील को भी कभी भी रीयूज़ नहीं कर सकते और कभी भी रीयूज़ नहीं किया जाता है। दैट इज़ अ न्यू फील्ड सील ही यूज करेंगे। हर आई वच या हर पी वच में इट विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वन। तो जब भी कॉलर को एक बार भी डिसमाउंट किया तो इसे हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसके प्लेस फिर नया कॉलर ही माउंट करेंगे। नाउ कॉलर की माउंटिंग क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हम रेयर कवर की फिटिंग करते हैं। रेयर कवर जिसे हमने पहले से तैयार किया, जिसमें कि फील्ड सील लगा दिया, और फील्ड सील जैसे कि बात कही कि ये नई होगी, न्यू फील्ड सील। कभी भी यूज की हुई फील्ड सील नहीं लगाते, तो फील्ड सील लगाया। और इसमें जो ग्रुप था उसमें सामने जो ओ ग्रुप की बात कर रहे थे, इसमें यहाँ पर ये इसमें ओरिंग डाल दिया। तो कंप्लीट जो हमारा ये रेयर कवर है, इन ऑल रिस्पेक्ट फिटेड विद द फील्ड सील, ओरिंग और ये 4 एक्सल बॉक्स बोल्ट। इस रेयर कवर को यहाँ पर पहले कॉलर फिर इसके रेयर कवर को फिट कर दिया। रेयर कवर की माउंटिंग एक यहाँ रिंग के थ्रू, इस पोर्शन पर एक रिंग लगाते हैं, रिंग के थ्रू इसके हम होल्ड कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है बेरिंग की माउंटिंग। बेरिंग को माउंट करने के लिए वही बेरिंग जिसे हमने इन ऑल रिस्पेक्ट एग्जामिन किया हुआ है। बेरिंग को सबसे पहले इंडक्शन हीटर पर, इससे पहले कि ऑयल बाथटब होता था उसमें हम गर्म करते थे, बट रिसेंटली वी आर यूजिंग द इंडक्शन हीटर, और इंडक्शन हीटर पर इसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, और इसे 100 से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं इंडक्शन हीटर पर। और इसका इंडिकेशन भी थ्रू द बर्जर या टाइम, और ये टाइमर भी लगा होता है। लगभग 6 से 7 मिनट के अंदर 100 से 120 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है। और बेरिंग इतने टेम्परेचर पर इसका जो इनर बोर है, मतलब इनर रिंग बोर जो है, वो एक्सपांड करता है। जैसे कि पहले हमने डायमेंशन की बात कही है कि बोर का मैक्सिमम जो डायमीटर है वो 130.0 मिलीमीटर है, और एक्सल का जो डायमीटर है वो मिनिमम 130.043। मीन्स अगर हम बेरिंग का मैक्सिमम डायमीटर ले लें, बोर डायमीटर 130 ले लें, और जनरल का मिनिमम डायमीटर ले लें 130.043, तो दोनों के बीच में 0.043 मिलीमीटर का टॉलरेंस आ गया या इंटरफ्रेंस फिट आ गई। और यदि कहीं बेरिंग का बोर डायमीटर मिनिमम हो, दैट इज 129.975, और जो एक्सल जनरल है उसका डायमीटर 130.068 मिलीमीटर हो, तब दोनों में जो इंटरफ्रेंस फिट मैक्सिमम जो टॉलरेंस हो जाएगा, इंटरफ्रेंस फिट हो जाएगा, वो 0.093 मिलीमीटर का। तो यहाँ पर मैक्सिमम इंटरफ्रेंस फिट जो है वो 0.093 मिलीमीटर का, और मिनिमम जो है 0.043 मिलीमीटर का। इस तरह से बेरिंग यहाँ हीट हुई, और बेरिंग हीट करके इसको एक्सपांड किया उस डायमीटर तक जो कि जनरल का डायमीटर है। इसमें एक्सपांशन 43 माइक्रोन से एबव और 93 माइक्रोन के बीच तक, मतलब इतना एक्सपांशन हो जाता है कि 93 माइक्रोन का एक्सपांशन हो गया इसमें। और ये बेरिंग फिर ईजिली जाकर पुश फिट हो जाती है। एक हल्का सा पुशिंग किया जनरल पर रखकर, और ये टाइट जाकर उस सीट पर बैठ जाती है जहाँ की स्पेसिफाइड बेरिंग की विड्थ है, उस एक्सल जनरल के ऊपर फिट हो गई। एक्सल जनरल के ऊपर फिट करने के बाद बेरिंग को कूलिंग के लिए छोड़ देते हैं, और ये आफ्टर सम टाइम कूल होने के बाद टाइटली ग्रिप कर लेती है, अपनी ओरिजिनल जो इसका बोर है 130 अचीव कर लेती है, या 129.975 जो मिनिमम जो भी इसकी ओरिजिनल डायमेंशन है वो अचीव कर लेती है ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो बेरिंग
क्योंकि जो हीटिंग भी इफेक्ट है वो हीट जो कर रहे हैं वो हम विद इन इलास्टिक लिमिट ही कर रहे हैं। तो विद इन इलास्टिक लिमिट किसी भी मटेरियल में जो थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा या थर्मल स्ट्रेन आ रहा वो स्ट्रेन ख़त्म हो जाएगा जब उसको हम कूल कर लेंगे। तो जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट ख़त्म होता है बीरिंग अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है और ये श्रंक फिट जिसको हम कह रहे हैं, पहले ही कहा कि ये एक्सेल पर श्रंक फिट होती है, डायरेक्टली श्रंक फिट। तो हीट किया और इस पर फिट किया तो श्रंक फिट हो गई, टाइटली ग्रिप कर ले। नेक्स्ट फिटिंग के बाद इसके बीरिंग कंप्लीट फिटिंग के बाद हम आते हैं इसमें लॉकिंग अरेंजमेंट करते हैं। लॉकिंग अरेंजमेंट सामने यहाँ देखें, ये यहाँ पर ये लॉकिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। ये एक रिटेनिंग रिंग होती है बीरिंग फिटिंग के जस्ट आगे पोर्शन पर, और ये रिटेनिंग रिंग के बाद ऊपर हम एक लॉकिंग प्लेट लगाते हैं। और लॉकिंग प्लेट को 3 लॉकिंग स्टड हैं, ये लॉकिंग स्टड इनकी साइज जो है M16 × 1.5 × 50, मतलब 1.5 की पिच होती है और इसका डाया 16 mm और इनकी लेंथ 50 मीट्रिक ये बोल्ट होते हैं, लॉकिंग स्टड होते हैं। इनको हम लॉकिंग प्लेट के ऊपर रखकर, जो कि एक्सल में 3 होल हैं, इनकी पीसीटी जो होती है 120 डिग्री 120 डिग्री पर ये 3 होल इक्वली डिवाइडेड होते हैं। तो ये लॉकिंग जो स्क्रू है, रिटेनिंग रिंग लगाने के बाद होल में हम ये लॉकिंग स्क्रू फिट करते हैं। लॉकिंग प्लेट स्टड के पीछे होती है और रिटेनिंग रिंग से ऊपर होती है। इसके बाद इस बोल्ट को टार्क रेंच की मदद से 11 से 12 kg मीटर तक टाइट करते हैं। 11 और 12 kg मीटर के बीच में इसकी टाइटेनिंग कर देते हैं। टाइटेनिंग के बाद प्रॉपर टाइट हो जाने के बाद ये देखिए कि लॉकिंग प्लेट का ये टब बने हुए 2 टब हैं, जो कि हम हेक्स हेड स्क्रू जो होता है उसके फेस पर ये फोल्ड कर देते हैं, मोड़ देते हैं, ताकि ड्यूरिंग द रनिंग कहीं भी ये लूज ना होने पाए। मतलब ये जो बोल्ट है हमारा वो लूज ना हो। ये लॉकिंग प्लेट का यही पर्पज़ है कि ये इसके फेस पर ये टैब इसके मोड़ देते हैं, तो ये टैब इसको होल्ड करके रखते हैं। किसी भी केस में ये स्टड को रोटेट नहीं होने देंगे। लॉकिंग अरेंजमेंट के बाद बीरिंग में हम फिर ग्रीस की फिलिंग करते हैं। ग्रीस स्पेसिफाइड है कि इसकी क्वांटिटी पर बीरिंग कितनी होनी चाहिए। NBC और फैग मेक में या नॉर्मा या कोयो मेक में स्पेसिफाइड है कि 1.75 kg ग्रीस पर बीरिंग फिल होनी चाहिए। और ये बेरिंग में जो ग्रीस भरी जाती है उसे हम एक स्पेसिफाइड कंटेनर होता है जिसका मेजरमेंट होता है, कैलिब्रेटेड रहता है, या फिर वेइंग करके बार बार रिपीटली, आजकल तो वेइंग मशीन हो गई है, ऑटोमेटिकली ये वो इंजेक्ट करते हैं। उससे लेकर एक ग्रीस फिलिंग की भी इंजेक्शन मशीन है जिसमें कि क्वांटिटी फिल कर देते हैं, ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहता है। तो वो 1.75 kg ग्रीस इसमें फिल कर देते हैं। और ग्रीस फिलिंग के बाद यहाँ पर एक कोन भी बनाते हैं, इसके फ्रंट पर ग्रीस फिल करके कोन बना देते हैं, जो कि रिटेनिंग रिंग तक कवर कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सल बॉक्स माउंटिंग की। ये रेयर कवर के ऊपर जाकर बैठ जाता है। रेयर कवर की सीटिंग होती है, ये अगला पोर्शन और पीछे का पोर्शन। तो रेयर कवर फाइनली इसके मैच करता है, जो इसका पीछे का पोर्शन डायमीटर है, बोर डायमीटर, और फ्रंट कवर इस फ्रंट के सामने के डायमीटर में मैच करता है। एक्सल बॉक्स हाउसिंग को फिट करने का तरीका, इसको हम टेम्परेचर, मतलब आजकल एक्सल बॉक्स फिट करने का एक बेहतर तरीका है कि फर्नेस आ गई है, फर्नेस में हम इसको हीट कर लेते हैं। हीट करने से एक्सपेंड करता है, और एक्सपेंड करके यहाँ भी ये इंटरफ्रेंस फिट और लूज फिट दोनों तरह की होती है। अगर ये एक्सल बॉक्स का जो बोर है वो 280 मिलीमीटर से एबव है तो ये थोड़ा सा लूज फिट होता है, और 280 से लेस है जो परमिसिबल लिमिट में है तो ये टाइट फिट होता है। तो ये एक्सल बॉक्स को हीट किया, थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया, एक्सपांशन हुआ, और इसे हैंडल करते हैं। इसके बाद ये बेरिंग के ऊपर हम ले जाकर सीट करवा देते, बैठा देते हैं, फिट कर देते हैं। हीट करने के बाद ये एक्सल बॉक्स ईजिली पुश फिट हो जाता है, जाकर अपने पॉइंट पर जहाँ बेरिंग का
आउटर रेस जहाँ उसका शेप है उसके ऊपर सीट करता है। देन ये फ्रंट कवर की हम माउंटिंग करते हैं। फ्रंट कवर को माउंट करने के बाद ये देखें कि जो इसका एक्सल बॉक्स बोल्ट का पोर्शन है वो थ्रेडेड पोर्शन बाहर निकलता है। उस थ्रेडेड पोर्शन में हम 4 नट लगाते हैं। प्रत्येक एक्सल बॉक्स बोल्ट में एक नट लगा दिया, नट को टाइट कर दिया, और इसके बाद फिर स्प्लिट पिन के बाद फिर ये सील वायर कर दिया। इसके बाद फिर स्टैंपिंग करते हैं। इसमें जैसे कि इसमें कौन सी बेरिंग लगी, एनबीसी, ग्रीस की फिलिंग कौन सी किया, सर्वोगम लिथियम बेस, और ये कंप्लीट बेरिंग की असेंबली हो गई। सीलिंग का पर्पज़ ये है कि इन रूट में या ओपन लाइन में कहीं भी एक्सल बॉक्स ओपन ना किया जाए। एक पर्पज़ ये है कि इसमें जो ग्रीस हम एक बार लुब्रिकेशन जो कर देते हैं, दोबारा इसमें नेक्स्ट आईवच या पीवच के लिए जब भी हमारा व्हील आना है उसके अंदर उस पीरियड तक इसमें कभी भी रीग्रीसिंग की ज़रूरत नहीं है। इसमें ग्रीसिंग पर्याप्त रहती है, लुब्रिकेशन पर्याप्त होता है, सफिशिएंट होता है, और उसमें रीग्रीसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती इन रूट। चाहे वो बेरिंग को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही ग्रीसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जब तक कि उस बेरिंग में किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट्स ऑब्जर्व ना किया जाए। डिफेक्ट्स के अंतर्गत इन रूट में या एग्जामिनेशन के दौरान, रोलिंग इन एग्जामिनेशन में या रोलिंग आउट एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे अनयूजुअल साउंड इसमें से मिले या स्मोक्स या फ्लेम्स वगैरह दिखे, तभी हम इसमें फ्रंट कवर को ओपन करते हैं। वो भी इन प्रेजेंस ऑफ जिस वर्कशॉप में ये ओवरहाल हुआ है उसके सुपरवाइजर की प्रेजेंस में या जॉइंट इंस्पेक्शन करके ही इसे हम ओपन करेंगे और इसका एग्जामिनेशन करेंगे, जॉइंट एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। अनटिल अनलेस इसके फ्रंट कवर को या सील को कहीं भी खोलने की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही इसमें किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा ग्रीस की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा डिफेक्ट्स कभी ये आ जाता है कि ग्रीस ऊजिंग इस बैक पोर्शन से होता है। तो ग्रीस ऊजिंग जब तक ग्रीस मेल्ट ना करे या मेल्ट करके इसके ऊपर फैले ना, ये रिम के ऊपर जो डिस्क रिम है इसके ऊपर स्प्लेसिंग नहीं होती है, तब तक हम ये नहीं कहते कि ग्रीस ऊज कर रही है। ग्रीस ऊजिंग का कभी कभी कंप्लेंट्स ये आती है कि पीछे से थोड़ी बहुत थिक ग्रीस डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है और वो निकलती है। जैसे 1 ही 2 बार ट्रिप होने पर वो पीछे से ग्रीस आती है तो लोग कहते हैं ग्रीस ऊजिंग हो रही है, या डिपो से कंप्लेंट आती है ग्रीस ऊजिंग हो रही है, बट दैट इज़ नॉट ग्रीस ऊजिंग। क्योंकि वो जब 1-2 राउंड लगता है गाड़ी का और चलती है तो उसमें क्या होता है कि ग्रीस यहाँ रेयर कवर में पीछे जो बीरिंग होती है और ये फिल्टरिंग सील के प्रेशर से थोड़ा सा बाहर आती है, तो थोड़ी बहुत ग्रीस जो बाहर आई वो ग्रीस ऊजिंग नहीं कहलाती, उसे हम अवॉइड करते हैं। ये वर्कशॉप प्रैक्टिस है कि उतनी ग्रीस आ ही जाएगी और उसमें चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अगर यही ग्रीस लिक्विड फॉर्म हो, डेंसिटी कम हो जाए और वो इस रिम पर पेरीफेरी पर स्प्रेड आउट हो, फैले, मतलब छींटे इसके ऊपर दिखाई दें, तो ये है कि हमारे बेरिंग में टेम्परेचर राइज कर रहा है। कहीं ना कहीं जो बेरिंग कंपोनेंट्स के बीच में फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है, और जो लुब्रिकेंट है या लुब्रिकेशन है वो मेल्ट कर रहा है, ग्रीस मेल्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये छींटे हमको यहाँ मिल रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हमें इसका एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत है, टेम्परेचर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, और ऐसे व्हील को सर्विस से डिटैच कर देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये धीरे धीरे इसमें लुब्रिकेशन कम हो जाएगा और ये हॉट एक्सल के चांसेस होंगे। तो इस प्रकार से रोलिंग इन एग्जामिनेशन में, रोलिंग आउट एग्जामिनेशन में ये बेरिंग का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना, बेरिंग का इसमें से आने वाले अनयूजुअल साउंड का या स्मोक्स का, इसका ऑब्जर्वेशन रखना प्रॉपरली, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, या ग्रीस ऊजिंग का केसेस ऑब्जर्व करना, तो जिससे कि हम इन रूट में किसी प्रकार से डिटैचमेंट ना होने पाए या उसे रोकें। तो ये इस प्रकार से हमने पूरा रोलर बेरिंग लेशन कंप्लीट किया, जिसमें टॉपिक मैंने उसके यूजेस के बारे में, मेक्स के बारे में
बेरिंग में क्या डिफेक्ट्स होते हैं, बेरिंग का मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स हैं, और लाइन पर या एग्जामिनेशन रूट में या रोडिंग एग्जामिनेशन में क्या क्या ध्यान रखने की बात होती है, ये बातें हमने डिस्कस की। डिस्कशन के दौरान आपने जो समझा, सुना, जाना, अगर कोई क्वारीज है, कोई इसमें क्वेश्चन आपका बनता है, आपको कोई डाउट है, तो एनी क्वारीज यू कैन डिस्कस विद मी, पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको दें। तो नो क्वारीज, ठीक है। तो नाउ वी क्लोज द लेक्चर। थैंक यू।